सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे। जो प्रेमचंद जी के कहने पर उन्होंने आत्मकथा की जगह पर आत्मकथ्य लिखा था। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवियों में प्रमुख स्तंभकार कवि हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता के प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अवहा पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाहवा करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। आत्मकथ्य। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। कवि कहता है कि जीवन रूपी उपवन में मन रूपी भंवरा गुंजार करते हुए कौन कहानी कह जाता है कि जिसको सुनकर जीवन रूपी उपवन में अनेक पत्तियां मुरझाकर आज गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अंतहीन जीवन में असंख्य जीवन इतिहास लिखे जाते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वह कहता है बीती हुई बातें उसकी पीड़ा पर व्यंग करती रहती हैं, उसका उपहास उड़ाती रहती हैं। वह कहता है कभी अपनी पीड़ा से हताश है, वह तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कभी कहता है क्या उसकी परिस्थिति को जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या वे लोग उसकी व्यवस्था को देखकर नहीं समझ सकते। वो इस पर भी जानने की इच्छा रखते हैं कि इस पर भी मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी पीड़ा आप बीती फिर से दोबारा सुनाऊं।
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। वह कहता है मेरी जीवन रूपी गागर रीति है, तुम इसको सुनकर क्या सुख पाओगे। अर्थात मेरे जीवन में कोई ऐसा भाव नहीं है जिसे मैं कह सकूं। मेरे जीवन में विवशता, हताशा, दुख भरा हुआ है। वह कहता है किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। लेकिन वह कहता है कि जो लोग मुझसे जानना चाहते हैं, कहीं वो ये ना समझ लें कि उसके जीवन की गागर को रीता करने वाले वे हैं, उसके जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले वे हैं। मेरे भाव रूपी रस से अपने जीवन में भरने वाले, मेरे भाव रस से अपने जीवन को भरने वाले, वे ये ना समझें कि मेरे जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले वही हैं। यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाए मैं। वह कहता अरे सरल मन वालों, यह विडम्बना, वह कहता यह उपहास उड़ाना, वह कहता यह दूसरों की मैं जो हंसी उड़ा रहा था, उपहास उड़ा रहा था, वह कहता निराशा का विषय ही था। यह दूसरों का, वह कहता अपने द्वारा उपहास निराशा का ही विषय था कि मैं उन पर व्यंग कर रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। वह कहता है भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। वह कहता है क्या मैं अपने द्वारा की गई हुई गलतियां, दूसरों के द्वारा दिए गए धोखे, क्या मैं उन्हें जग जाहिर करूं, आत्मकथा के माध्यम से सभी को बताऊं? क्यों उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वह कहता है उन उज्ज्वल गाथाओं को मैं कैसे गाऊं जिनसे मेरे जीवन में आनंद था, उन्हें क्यों प्रकट करूं? उन मीठी चांदनी, मधुर चांदनी रातों की स्मृतियों को, उन उज्ज्वल गाथाओं को कैसे गाऊं, उन्हें क्यों प्रकट करूं? वह कहता है कि मैं अपने जीवन में जिनसे मुझे आनंद प्राप्त होता था, जिनसे अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जिनसे जीवन में मुझे खुशियां मिलती थीं, मेरा जीवन खिलखिला कर हंसा था, खिलखिला उठता था, मैं उन बातों को क्यों कहूं? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। वह कहता है जिस सुख का मैंने स्वप्न देखा था, जिस सुख की मुझे चाह थी, वह मुझे कहाँ प्राप्त हुआ? वह कहता है मेरे आलिंगन में आते आते ही वह मुस्कुराकर भाग गया, वह मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ। जिसके अरुण कोपलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कहता है जिसके अरुण कोपलों, लाल गुलाबी गालों की मतवाली मस्ती, कहता है जिसके मस्ती भरी छाया में, सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहता है कि उसके लाल गुलाबी गालों की मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी भोर अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। किसके? वह कहता है जिसके अरुण कोपलों की, लाल गुलाबी गालों की मतवाली मस्ती भरी
सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी। वह कहता है प्रेम भरी भोर निज सुहाग अपने सुहाग की मिठास मनोहरता को लेकर प्रकट हो गई थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। वह कहता उन अरुण कोपलों की मस्ती भरी मतवाली प्रेम भरी सुहाग भरी भोर उसके थके हुए यात्री की सहारा बनी हुई हैं। उसकी स्मृति, उसकी यादें थके हुए यात्री की कहता है सहारा बनी हुई हैं। वह कहता है स्मृतियों के लिए एक बार सहारा थी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरे कंथा की। कभी कहता है कि उसके अंतर मन में छिपे हुए रहस्य को आप देखना चाहोगे, अर्थात उसके जीवन में जो रहस्य है जिसने उसने अपने संभाल कर रखा है, क्या वह व्यक्त वह कहता वो उसे भी व्यक्त नहीं करना चाहता, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। वह कहता है कभी उसे अपने अंतर मन में ही संभाल कर रखना चाहता है, क्योंकि वही उसके जीवन का एक सहारा है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई हैरी मेरी मौन व्यथा। वह कहता अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वह कहता अपने छोटे से जीवन में जिसमें कोई सुख नहीं है, सुखों से रहित है, उससे संबंधित बड़ी बड़ी कथाएं कहाँ से कहें, कैसे कहें, किस प्रकार सुनाएं, क्या वह अच्छा है। वह कहता है क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं औरों की सुनूं, औरों की कहानियां सुनूं और मैं चुप रहूं। कभी औरों की कहानी सुनना चाहता है, वह चुप रहना चाहता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वह कहता है कि मेरे जीवन की कथा से आप क्या प्राप्त करोगे। मेरी जीवन की कहानी भोली भाली है, जिसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं है, कोई विशेष भाव नहीं है। अभी समय भी नहीं थे कि सोई मेरी मौन व्यथा। कभी कहता है कि उसे लगता अभी उसे सुनाने का उचित समय भी नहीं है, अवसर भी अनुकूल नहीं है, और उसकी मौन पीड़ा भी थकी हारी हुई सो रही है। वह कहता उसके मन में छिपी हुई है। कहता अभी वह नहीं चाहता कि वह अपनी मौन कथा, वह अपनी कथा किसी को सुनाए। वह चाहता है कि वह चुप रहे और औरों के जीवन की कथा को सुनता रहे। सभी आत्मकथ्य के शब्द अर्थ याद करेंगे। धन्यवाद।